अखिल भारतीय यादव महासभा दिल्ली प्रदेश द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस 2022 में चयनित प्रतिभाओं का अभिनंदन समारोह स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का महासभा द्वारा फूल बुके देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व कई राज्यों से अतिथि सम्मिलित हुए। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण यूपीएससी सिविल सर्विस में चयनित हुए प्रतिभाओं को यादव महासभा द्वारा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसमें निशा यादव, उषा यादव, डॉक्टर प्रीति यादव, शहर यादव, आयुषी यादव, ज्योति यादव व आयुष यादव आदि ही साथ ही महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा चयनित प्रतिभाओं को सम्राट अशोक की लॉर्ड राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया। यादव महासभा के अध्यक्ष जगदीश यादव ने इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में बताया कि आने वाले समय में हमें यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चों के लिए अत्याधुनिक संसाधन जुटाने होंगे, जिस पर सभी ने अपनी सहमति भी जताई। चयनित हुई प्रतिभाओं ने अपने विचार मंच के माध्यम से साझा किए। यादव महासभा के इस कार्यक्रम में प्रसन्न होकर आए हुए लोगों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली से। एक लाइन में बहुत कुछ है, आप समझते चलेंगे। समय की मांग है, अपनों को सीने से लगा लेना। समय की मांग है, अपनों को सीने से लगा लेना और अदर पर राज सेवा का सजा लेना, सजा लेना। अदर पर राज सेवा का सजा लेना, सजा लेना। ये काले सांप पैरों में लिपटते हैं, लिपटने दो। ये काले सांप पैरों में लिपटते हैं, लिपटने दो। ये काले रस आंखों में सिमटते हैं, सिमटने दो। खबर में है बड़े कश्ती छिड़ी है जंग रातों से और कन्हैया नार ना तेरा मिलेगी मुक्ति घातों से। कन्हैया नार ना तेरा मिलेगी मुक्ति घातों से। सुबह आने को है, सुबह आने को है, देहरी पे स्वागत के गीत गा लेना। अगर पर राज सेवा का सजा लेना, सजा लेना। ये मुश्किल 4 दिन की है, ये मुश्किल 4 दिन की है, विजय के गीत गाने हैं। ये मुश्किल 4 दिन की है, विजय के गीत गाने हैं। अभी तो अपनी उंगली पर हमें पर्वत उठाने हैं, अभी तो हमें अपनी उंगली पर हमें पर्वत उठाने हैं। मसालों की तरह चलना, मसालों की तरह चलना, सभी को रास्ता देना। मसालों की तरह चलना, सभी को रास्ता देना। अरे जो अपने से नजर फेरे लहू का वास्ता देना। जो अपने से नजर फेरे लहू का वास्ता देना। अरे परिस्थितियों के मारे हैं, परिस्थितियों के मारे जो गिरे उनको उठा लेना। परिस्थितियों के मारे जो गिरे उनको उठा लेना। अगर पर राज सेवा का सजा लेना, सजा लेना। इसके साथ ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप समाज में रहें, घर में रहें, क्षेत्र में कहीं भी रहें, प्रेम से रहें, विश्वास के साथ रहें, सहयोग के साथ रहें। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे सेवक धर्म कटोरा। और मैं इन दो शब्दों के साथ, इस लोग के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। और आप प्रेम से रहें। प्रेम जो अनंत हो गया, प्रेम जो अनंत हो गया तो ये रोम सत्य हो गया। प्रेम जो अनंत हो गया तो रोम सत्य हो गया। शिवालय हो गया बदन, ये हृदय तो महंत हो गया। इसी के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। कपिल यादव जी आए और अपने विचार रखते। यहाँ पर आपने बता दें कि यूपीएससी में जो आप कर रहे हैं उससे आपको आगे समाज से क्या है और समाज के लिए आप आगे क्या करेंगे इसमें जो चीज आप कर रहे हैं। आप सभी को प्रणाम। जैसा कि होता है कि हम सब लोग अपने सोसाइटी से बहुत कुछ लेते हैं, पर हमको पता नहीं चल पाता है कि सोसाइटी से कितना ले रहे हैं। और जब देने की बारी आती है, जब पे बैक टू सोसाइटी, जब हम सफल हो जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो सोसाइटी को वापस करना चाहते हैं। इसीलिए जब हम तैयारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा BA हुआ, MA हुआ, फिर हम अभी दिल्ली मुखर्जी नगर रख के तैयारी कर रहे हैं। और उसी रूप में हमने देखे कि गांव के बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते और हम लोग अच्छे से यहाँ लाइब्रेरी दिल्ली में करते हैं, इलाहाबाद में। तो हमने एक संकल्प लिया कि पूरे भारत में कम से कम जैसे 6 लाख लमसम गांव है, तो हर 5-6 गांव में एक लाइब्रेरी खुलनी चाहिए जिससे गांव के भी बच्चे पढ़े लिखे। इसी संकल्प के साथ हम
आगे बढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी खुद सिविल सेवा के कंटिन्यू किए और साथ साथ हम एनसीईआरटी और संविधान पढ़ाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम चाहते हैं कि समाज में एक संगठन बने और समाज के जो भी गरीब लोग हैं, जो शिक्षा से दूर हैं, किसी भी रूप में उनकी मदद की जाए और जो लोग सफल हो वो एक साथ जोड़कर आगे आए और लगातार समाज को आगे ले जाने के लिए, देश के योगदान के लिए, समाज के निर्माण के लिए अपना योगदान दें। और आगे जब भी हम सफल होते हैं सिविल सेवा में या किसी भी फील्ड में, हमेशा हम समाज साथ जुड़े रहेंगे और जितनी भी मदद किसी भी रूप में, वैचारिक, बौद्धिक या जिस आर्थिक रूप में जो भी होगा, हम पूरा योगदान करेंगे। आप सब बुलाए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम में जो यूपीएससी में हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से 23 यादव बच्चे इस साल हमारे यूपीएससी से क्लियर होके आए हैं। जो हमारे पास डाटा, हो सकता है कि 1-2 बच्चे एक्स्ट्रा भी हो, उनमें से 7-8 लोगों से हमारी बात हुई है और तकरीबन 7-8 बच्चे जो हैं हमारे पास आएंगे। स्पोर्ट्स मीट चल रही थी और जब मैंने इसमें भाग लिया तो उस स्पोर्ट्स मीट में मैं सेकंड रहा और जब डेस्क पे बैठ के मैं सेकंड का अपना मोमेंटो ले रहा था, मैंने उसी टाइम संकल्प लिया कि अगली बार, क्योंकि मेरा सेकंड ईयर था, अगली बार जब मैं आऊंगा तो सेकंड पे नहीं, फर्स्ट पे खड़ा होकर मैं मोमेंटो लूंगा। और मैंने लिया। तो आज बच्चों से मेरी उस टाइम अलमारियां नहीं हुआ करती थी, घरों में कच्चे मकान थे, आले ही हुआ करते थे। उस कच्चे मकान में मैंने उस आले में मोमेंटो रख दिया और जब मैं सुबह उठ के उसको देख के तैयारी करता था अपनी स्पोर्ट्स की और मैं सफल रहा। तो आज वो बच्चे जब इस मंच पे आके और एक गाइडलाइन लेके जाएंगे, जब वो अपनी किताब को उठाकर तैयारी करेंगे तो जो संकल्प उनका इस कलम में आज वो लेके जाएंगे, उसको याद करते हुए जब वो अगर तैयारी करेंगे तो कहीं भी उनकी हार नहीं, हमेशा उनकी सफलता उनके कदम चूमेगी और हमेशा वो सफल होके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सबका आशीर्वाद है। मैं अहमद जी से कहूँगा कि आप आगे मंच को संभालें। मैं चाहूंगा राकेश जी अंतरिक्ष के जो वादी के चेयरमैन है, उनसे चाहूंगा कि वो आए, बच्चों को अपना आशीर्वाद दें और अपनी बात रखें। आदरणीय श्री जगदीश यादव जी, आज के मुख्य अतिथि श्री जेपी यादव जी और हमारे यहाँ कमेटी जिसने प्रोग्राम सारा आयोजन किया है, इससे संबंधित सभी हमारे साथीगण और आप आए हुए सभी सचिव। सबसे पहले मैं एक बात, जो बच्चे आज यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं उनको एक चीज अवश्य नजर रखनी चाहिए कि मैं देखता था 87, 88, 89, 90 और 91, 92 में हमारे बच्चे आईएएस में नहीं आ पाए थे। पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, उनसे पहले 1, 2, 3, 4 बच्चे मैक्सिमम आते थे। आज जो स्ट्रेंथ बढ़ी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी महापुरुष का योगदान है। इन बच्चों का योगदान तो है ही, लेकिन किसी ना किसी महापुरुष का योगदान है, जिसके कारण आज हम हर क्षेत्र में आगे कहीं ना कहीं तरक्की कर रहे हैं। तो हम जो आईएएस बने, आईपीएस बने, राजनेता बने, सभी यादव भाई, कोई व्यापार करता है, जहां भी समय लगे, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी तरह किसी के हेल्प फोर्स के करनी चाहिए। मंडल जी ने जो रिपोर्ट तैयार करी, आज उसका बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है। ऐसे में जितने भी ये ब्यूरोक्रेट बनते हैं, बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं, कि वो ब्यूरोक्रेट बने, राजनीति में जाए, कभी ना कभी कोई ना कोई अवसर मिलता है कि वो समाज के लिए भी सोचे। और हम लोग ज्यादातर यादव समाज हमारा कहीं ना कहीं देहात से, शहर से कहीं
हैं, लेकिन काफी जो आप क्षेत्र देखेंगे भारतवर्ष का, उसके अंदर कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी लोगों की है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो इंसान जहाँ भी है, जिस भी परिस्थिति में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और एक अच्छी बात बताऊं, यादव समाज एक ऐसा समाज है, जब कभी जरूरत पड़ी है तो एक दूसरे के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा लगाकर हम लोग बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। आज हमारी जो स्ट्रेंथ है देश में काफी है। जितने तादाद में हम लोग IAS IPS या राजनीति में जितने लोग आ पा रहे हैं, उतने किसी कारण से नहीं आ पा रहे। उसके पीछे एक रीजन है कि जागृति। आप हम जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा जरूरत है जागृति, और जागृति पैदा होती है शिक्षा से। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो भी है, जहां भी है, जिस भी परिस्थिति में है, हर इंसान कोशिश करे एक बच्चे को, 2 बच्चे को, 5 बच्चों का कहीं ना कहीं योगदान करके उन बच्चों को एजुकेट करे। जब भी कोई समाज आगे बढ़ा है, वही समाज आगे तरक्की कर पाया है जिस समाज शिक्षित हो चुका है। आप पीछे की कई हजार साल की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो वही समाज आज भी अगर नहीं है जिन लोगों ने पहले शिक्षा ग्रहण की। तो हम सब मिलकर के आज एक प्रण ग्रहण करें कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। यदि किसी दूसरे का बच्चा को भी सहयोग करना पड़े तो हम हर हालत में, हर उचित तरीके से अपने बच्चों को करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय यादव, जय माधव। कड़ी में मैं अशोक यादव जी जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और यूपी का भी अभी स्टेट का उन पे चार्ज था, उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। और सेंटर में यादव महासभा में वो सेक्रेटरी है, मैं चाहूँगा वो आए और अपनी बात रखें। अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। आप सभी आगंतुकों का यहाँ स्वागत है। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी ने हम सबको बुलाया, उनको भी धन्यवाद। आज जिस एग्जाम को हर बच्चा पढ़ने वाला ये सोच के पढ़ाई करता है कि मुझे ये एग्जाम पास करना है, उससे कुछ बच्चे हमारे जो सफल हुए वो हमारे आए हुए हैं, उन सबका स्वागत है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कुछ बच्चे आज हमारे साथ हैं। इनको देखकर बाकी सबको प्रेरणा मिलेगी। मुझे 2-3 बात कहनी है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना। एक तो मुझे ये बात कहनी है कि हम लोग 15 से 20% पूरे देश में अपने आप को मानते हैं और हैं भी, क्योंकि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा में होने के नाते मैं पिछले 33 साल से हूँ। हम लोगों ने पूरे देश का एक तरह से जांचा है, परखा है, जाना है। तो इतने लोग हैं हमारे देश में, हमारे समाज के। लेकिन यूपीएससी में कितने बच्चे आए हमारे? आज 23, 24, 25, अभी 3 साल पहले 40 के करीब थे। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कहीं ना कहीं ये बच्चों की तो कमी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जो माँ बाप हैं, परिवार हैं, या हम जैसे समाज सेवक हैं, उन लोगों की कमी रही होगी। तो हम लोगों को इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि अगर हम अपने को 15-20% कहते हैं तो यूपीएससी में भी हमारे इतने ही बच्चे होने चाहिए। अगर नहीं है तो कमी क्या है, हम लोगों को कमी ढूंढनी चाहिए। भाई जगदीश जी ने ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए रखा है कि इन बच्चों से प्रेरणा लें कि ये बच्चे किस तरह तैयारी करते हैं। नए बच्चे जो आए हैं वो लोग आगे बढ़ के इस एग्जाम को क्रैक करें और अधिकारी बने। तो हम सब माँ बाप की जिम्मेदारी विशेष रूप से है कि जो कमी रह रही है, हमारे बच्चे कम आ रहे हैं, उस पर जरूर ध्यान दें। 2-3 चीजें जो मेरी समझ में आई है, क्योंकि पीछे मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा, उसमें बहुत सारे बच्चों से मैं सीधा गांव में जाकर, तहसील में जाकर मिला। वहां मुझे महसूस ये हुआ कि उन्हें नॉलेज नहीं है कैसे एग्जाम दें, उन्हें नॉलेज नहीं है कैसे तैयारी करें, उन्हें नॉलेज नहीं है कि कैसे उसको हम ऐसा करें ताकि उसमें एग्जाम में हम पास हो सके। उसके कई चीजें हमारे सामने आई कि कोचिंग ये बच्चे कर रहे हैं, कोचिंग से भी पूरी तरह काम नहीं करना जब तक हमारे घर के अंदर हमारी अपनी काउंसलिंग ना हो, खासकर माँ बाप की काउंसलिंग। मेरा मानना यह है कि बच्चों की काउंसलिंग के साथ साथ मदर फादर की काउंसलिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस बच्चे को पूरे टाइम अपने माँ बाप के
साथ रहना होता है। कोचिंग तो 2-3 साल करेगा तैयारी, लेकिन उससे पहले उसे प्रिपेयर होना चाहिए। जब बच्चा फिर क्लास 8 क्लास या 10th क्लास में आ जाए, वो प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। अगर प्रिपेयर नहीं होता तो वो बच्चा IAS का एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो हम लोगों की ड्यूटी बनती है, हम दूर दूर से आए हैं, कई प्रदेशों के लोग हैं यहाँ, अपने प्रदेशों में जाकर ये जरूर कोशिश करें कि किसी तरह काउंसलिंग कराएं। और मैं निवेदन करूंगा जो बच्चे हमारे IAS में आए हैं कि आप लोग भी समय मिले तो हमारे नए आने वाले बच्चों की काउंसलिंग आप लोग जरूर करें, क्योंकि आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिसने पास किया है, जो सफल है, उसको ज्यादा नॉलेज है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, एक बच्चा हमारे ऐसा आया हमारे पास एक दिन नहीं कि उसने 4 साल एग्जाम दिए लेकिन 4 साल नहीं हो पाया। लेकिन अगर उस बच्चे की काउंसलिंग कराए तो उसे पता होगा मेरी कहाँ कमी रही, तो वो कमी हमें दूर करनी पड़ेगी। हमारी अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की जिम्मेदारी बनती है हम लोग कुछ काउंसलर एंगेज करें जो सिर्फ इसी काम के लिए करें। तो जरूरी नहीं IAS में आए, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, लेकिन IAS नंबर 1 है। एक बिटिया साथ और आइए, स्वागत है बिटिया का, तुलसी यादव, ज्योति यादव। तो ऐसे बच्चे हमारे पास हैं, योग्यता है। अगर हम माँ बाप परिवार के लोग थोड़ी सी तैयारी करें, काउंसलिंग एक्चुअल में होनी हमारी भी चाहिए। जब तक हमारे बच्चों को हम अपने घर में जब ही सिखा पाएंगे कि हमारी काउंसलिंग होगी। बच्चों को सिर्फ तैयारी करने दें, उनको सुविधाएं दें, और समाज की जिम्मेदारी भी होती है कि किसी बच्चे को, एक बच्चा आया था बेटा अभी, क्या कह रहा था मुझे फाइनेंशियली कमी थी, हमारे मित्र ने उनके सहयोग किया। हम पूरे समाज की जिम्मेदारी है ऐसे बच्चों का सहयोग जरूर करें। श्री कृष्ण भवन में हमारा जो ऑल इंडिया यादव महासभा का राष्ट्रीय कार्यालय है, वहाँ अभी 7 बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को आवश्यकता होती है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ रहने की सुविधा मिल जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास है। मेरा सिर्फ एक चीज पर फोकस है कि आप लोग सबसे पहले बच्चों को बचपन से ही कोशिश करें कि वो एग्जाम के लिए तैयार रहे। जब बच्चा 10 से 15 साल के बीच में होता है, उसकी तैयारी उसी समय शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि उस समय तैयारी होगी तो मन बना होगा, प्रिपेयर होगा, पहले से वो प्रिपेयर करने शुरू कर देगा। उसको वो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए जो IAS के लिए तैयारी करने के लिए चाहिए। जो हमारे बच्चे अभी आएंगे यहाँ बोलेंगे, वो बताएंगे उन्होंने कैसे तैयारी करी। तो हमें अपने बच्चों को भी 15 साल की उम्र से ही उस चीज के लिए तैयार कर देना शुरू कर देना चाहिए, और उनको क्या क्या जरूरत है उसकी पूर्ति करानी चाहिए। अभी हमने एक प्रस्ताव रखा उत्तर प्रदेश में कि हर जिले में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां गांव से बच्चे, क्योंकि गांव में बहुत सारे ज्यादातर बच्चे हमारे गांव में रहते हैं, वहां जाकर कोचिंग प्राप्त कर सकें या काउंसलिंग कर सकें। क्योंकि कोचिंग तो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, लेकिन कम से कम काउंसलिंग तो हम लोग करा सकते हैं। तो मेरा इतना मानना है, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा बहुत सारे हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, कि काउंसलिंग पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, खासकर मदर पैरेंट काउंसलिंग। क्योंकि हम लोगों ने भी, यादव महासभा ने भी काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा हुआ है पिछले 10 साल से लगातार। हम लोग स्कूलों में जाकर, जो 12 तक के स्कूल हैं उनमें जाकर काउंसलिंग कराते हैं। उसमें हम एक जाति विशेष के लिए नहीं कराते, हम सर्व समाज के लिए काउंसलिंग कराते हैं। उसमें हमारे बच्चे ज्यादातर उसी कॉलेज में होते हैं, इसलिए हमें खुशी है हम लोगों ने करा रहे। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि काउंसलिंग पर विशेष ध्यान दें और उसी काउंसलिंग के आधार पर बच्चों को तैयारी करें। बस मैं इतना ही अपनी बात कहना चाहता हूँ। जय माधव, जय राम। बोलूं यहाँ से समाज की तरफ से, मैं बोझ नहीं हूँ, शीर्षक है मैं बोझ नहीं हूँ। शाम हो गई अभी तो घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई कंधे पे बिठा लो ना पापा, अंधेरे से डर लगता है सीने से लगा लो ना पापा, मम्मी तो सो गई है आप ही थपथपा दो ना पापा, स्कूल तो पूरी तरह हो गई है अब कॉलेज जाने दो ना पापा, बाल पोसकर बड़ा कर दिया अब जुदा तो मत करो पापा, अब डोली में तो बिठा दिया है आंसू तो मत बहाओ पापा, आपकी मुस्कुराहट अच्छी है एक बार तो मुस्कुरा दो पापा, आपने मेरी हर बात मानी एक बात मेरी मान जाओ ना पापा, इस धरती पर बोझ नहीं मैं दुनिया को ये समझा दो पापा। बच्चों के लिए ये पंक्तियां हैं और जीवन
हमने अब की बार इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया और बेटियों का स्वागत करते हैं उस क्रम में जो हमारे समाज की सबसे बड़ी आन बान शान पगड़ी है, क्योंकि ये बच्चे हमारी पगड़ी की आन बान शान को ऊंचा रखते हुए उसका मान बढ़ाया है। आज हम इनका पगड़ी बांध के स्वागत करना चाहते हैं। परमिशन रखिए सबकी तरफ से पगड़ी बांधे बच्चों को। आज हम ये पगड़ी का एक हमने प्रारूप दिया है माला से अलावा, और वो पगड़ी इस समय का अब हमारा बहुत अभाव है, क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम है, कम शब्दों में अपनी बात कही। कमल आदरणीय मंच को हृदय से नमन। बड़े भाई सम्मान्य जगदीश भाई ने इतना सम्मान दिया, अखिल भारतीय समाज ने इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस प्रोग्राम में आए सभी अतिथियों का हृदय से नमन करता हूँ। हमारे इस प्रोग्राम के जो आज के कर्णधार हैं, जो इस यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, उनको भी बहुत बहुत बधाई और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये अभी उनकी पहली सीढ़ी है और शुरुआत है उच्च पद पर जाने के लिए, लेकिन इस पद के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि समाज के और राजनीतिक दोनों का तालमेल बैठा के रखे। प्रैक्टिकल आपको आने वाले समय में ये सब चीजों का वो करना पड़ेगा। आपके जो हमारे मंच पर बैठे हैं बड़े बड़े नेतागण, समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग हैं, इनसे भी संपर्क उसी हिसाब से बना के रखें, क्योंकि आप फील्ड में जब सर्विस करोगे, फील्ड में पोस्टिंग होगी तो बहुत सारे आपके सीनियर्स का, आपके राजनीतिक मंत्रियों का, सीएम का, प्रधान, सबका प्रेशर बहुत रहता है। तो उसमें समाज कई बार ऐसे होते हैं, हमारी गलतियां नहीं होती, फिर भी हमको जबरदस्ती कहीं न कहीं इशू बना करके कोई ना कोई इस तरह के उलझनों में बुझाया जाता है। तो वहाँ हमारा समाज आपके पीछे खड़ा रहेगा, बहुत बड़ी ताकत रहेगी आपके लिए। उसके लिए भी मैं कहूँगा कि समाज इस तरह के लोगों के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि कुछ गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ सामाजिक इश्यूज बना करके कुछ अपना पॉलिटिकल फायदा पहुंचाने के लिए या सामाजिक फायदा पहुंचाने के लिए कुछ लोग एक दूसरे के जाति के अधिकारियों को वो बना करके और उनको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने के लिए या उनकी छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो ऐसे समय में समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं समाज से भी उम्मीद करूंगा अगर ऐसी कभी भी स्थिति आए तो समाज इस तरह के हमारे कर्णधार और हमारे होनहार बच्चों के साथ, हमारे अधिकारियों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहे। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में मेरे कई सारे आईएएस मित्र हैं, सीनियर आईएएस भी हैं। तो एक मेरे मित्र थे 2006 बैच के, वो बहुत ही मतलब ऐसी पोस्टिंग था। तो जब जैसी वहाँ सरकार कई साल से वो एक बहुत अच्छी पोस्टिंग में नहीं थे, जैसी सरकार बदली तो मैंने अगले दिन उनको मैसेज किया, भाई साहब कहाँ पोस्टिंग चाहिए आप बताइए। तो वो बोला, उन्होंने 3-4 डिपार्टमेंट दिया, बोले इनमें से कहीं हो जाए। तो जो अच्छे थे थोड़ा ठीक उसी हिसाब से जिससे समाज सेवा भी हो सके और पावर भी वो भी हो सके, प्रतिष्ठा भी हो सके। तो उन्होंने 4-5 का बताया, तो मैं उन्होंने 4-5 में जो उन्होंने फर्स्ट लगता उसी में उनका पोस्टिंग में वहाँ करवाया। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसलिए समाज के साथ और एक राजनीतिक, चाहे वो कोई भी पार्टी रहे, सबके समाज के जो नेता रहेंगे सबसे थोड़ा तालमेल रखे और समाज के जितने भी लोग आपसे मदद के लिए आए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको थोड़ा प्राथमिकता में लेकर के समाज के जो भी लोग आपके पास आए, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग रहे, उसमें थोड़ा सा हेल्प करें। समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं हमारे झारखंड से, किसान मोर्चा से हमारे बीच बजरंगी यादव जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो आए। और अभी एक फैसला हुआ, बैठ के विचार हुआ, बजरंगी से पहले मैं 2 मिनट ले रहा हूं। पूरे देश में हमारे समाज ने भवन बनाए। देवेंद्र भाई विपिराव जी से बहुत दिन से बात हुई, मुझे अभी एक फंक्शन में बाबा बालकनाथ जी मिले अलवर में। सबकी इच्छा ये है कि इन बच्चों का लिए हम स्वागत करते हैं, और जब ये अपनी मेहनत से बन के आते हैं और हम स्वागत करके उनकी गवाही देते हैं। हम इनकी इस लाइफ में कहीं
पार्टनर, परिवार के अलावा हम पार्टनर नहीं बन पा रहे। देवेंद्र भाई जी की इच्छा और खास तौर पर वीपी राव जी की, बालकनाथ जी की, और उसमें मैं भी शामिल करता हूं अपने आप को, और बजरंगी भाई झारखंड से हैं, जितना देश में लोग बैठे हैं, सबकी इच्छा ये है कि हम दिल्ली में एक ऐसा भवन बनाए और भवन के साथ साथ उसका हॉस्टल भी हो। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें और जो इस पोजीशन में हो कि उनका परिवार उनकी सहायता ना कर सके, हम सब समाज मिलकर उसकी ये सहायता करें। क्या सब शामिल है इस बात में? शामिल हो, इस बात को आगे बढ़ाएं। तो जो भी हमारे साथी विचार रखें इसके आगे इस बात को ध्यान में लेके चले कि हमने भाई देवेंद्र जी के नेतृत्व में इसको बहुत जल्दी और उसकी बागडोर संभालने के लिए कमांडर के रूप में जो समय देने के बाद एक बहुत बेहतरीन आईएएस के रूप में जिन्होंने काम किया, इस देश में बड़ा नाम किया, और इन्होंने खुद नहीं, इनके पूरे परिवार का एक नाम रहा है आईएएस के रूप में। के लिए जहां भी तुम कहोगे पूरा जीवन जो मेरा बाकी बचा है, बच्चों की प्रगति उन्नति के लिए मैं तैयार। तो जो साथी आज हम इस पे, इसीलिए हमने सीबीएसई के डायरेक्टर जो बहुत बड़ा एक एजुकेशन के रूप में हमारी सहायता करते हैं, एक बहुत बड़ी हस्ती जेपी यादव जी जो वाइस चांसलर है दिल्ली, वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, उन सबको आज आपके बीच में सम्मिलित किया है। जो भी वक्ता आए इस पे प्रकाश डालें कि वो किस ढंग से सहयोग इसमें कर सकते हैं और इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएं। भाई बजरंगी यादव जी जो झारखंड से हमारे बीच में आए हैं, वहाँ वो यादव समाज की बहुत बड़ी एक हस्ती है, पूरे समाज की जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है इनकी खड़े होकर उनकी सहायता करते हैं। और इन्होंने मुझे कहा था कि दिल्ली के डेस्क पर आके मैं भी पूरे समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो उस कड़ी में आके जो भी साथी बोलना बोले उस पर भी प्रकाश डाले, ये मेरा निवेदन है। अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा कि दिल्ली जैसे प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, हम सबों के आदर्श बड़े भाई आदरणीय श्री जगदीश यादव जी, और मंच पर हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी, आदरणीय श्री जेपी यादव जी वाइस चांसलर, आदरणीय श्री जेके यादव जी डायरेक्टर सीबीएसई बोर्ड, आदरणीय श्री बीपी रॉय रिटायर्ड आईएएस, और हमारे आदरणीय श्री राकेश यादव जी अंतरिक्ष के सम्मानित, और मंच पर सम्मानित हमारे समाज के अग्रणीय गण और सभी हमारे समाज के बुद्धिजीवीगण, नौजवान साथियों, खास करके यूपीएससी के तमाम जो हमारे बच्चे कंप्लीट किए हैं, उनके सम्मानित माता पिता परिवार के लोगों का अभिनंदन और स्वागत, जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिया ताकि आज समाज के और पूरे देश के सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सर्विस यूपीएससी के में कंप्लीट करके आज समाज का केवल नाम ही नहीं, समाज का एक नई दिशा देने जा रहे हैं। मैं तमाम बच्चों से, हमें यदुवंशी समाज से जो हमारा संस्कार रहा, हमारी संस्कृति रही, हमारे कृष्ण के वंशज हैं,
इसलिए बच्चों से खास करके एक दो शब्द कहना चाहेंगे कि बच्चे, जो भी बच्चे आज हमारे समाज के 23 बच्चे हों या 25 बच्चे हों हमारे समाज के सिविल सर्विस में आए हैं, हम उनसे एक आशा करते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, हम न्याय के समर्थक हैं, हम समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ चलने वाले हैं और आपसे भी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप जहां भी आपकी पोस्टिंग हो, जहां भी आप ड्यूटी में रहें, निश्चित तौर पर समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय करें, समाज के सभी के साथ दें, खास करके जो पिछड़ा समाज, यदुवंशी समाज है, उसके साथ जो आए दिन अन्याय होते देखा जा रहा, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा हो या जातीय भेदभाव के द्वारा हो, कम से कम उसमें निश्चित तौर पर आप न्याय करेंगे, इतना उम्मीद है। लेकिन एक और आशा समाज आपसे करता है कि आप समाज के पगड़ी हैं, समाज अपना पगड़ी, सबसे बड़ा समाज का पगड़ी होता है किसी भी समाज का, वो पगड़ी आज समाज यादव महासभा आपको सुशोभित किया, पगड़ी दिया, इसकी लाज आप निश्चित तौर पर आप लाज रखेंगे और हम आपसे यह भी आशा करते हैं कि आप एक ईमानदार ऑफिसर के रूप में समाज का सेवा करेंगे, जो भौतिकवादी सुख सुविधाओं में जो आए दिन जो परिवार के लोग या जो ऑफिसर लोग हैं आए दिन भटकते देखे जा रहे हैं। हम आपसे एक समाज के सामने एक शपथ आपसे जरूर चाहेंगे, मन ही मन आप शपथ लें कि हम समाज के सामने शपथ लेते हैं कि हम अपनी पूरी जीवन ईमानदारी से समाज सेवा करेंगे, उसमें कहीं से किसी तरह की कोई लालच और भय और द्वेष से काम नहीं करेंगे। ऐसे तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, आप देश के किसी कोना में रहे, आपको कहीं कुछ दिक्कत लगे, संकट लगे, आपको लगे कि कहीं आर्थिक सहयोग की जरूरत है, बेहिचक मेरा नाम ले, बजरंगी यादव है, झारखंड के रहने वाले हैं, हम सोशल हैं और एक उद्योगपति भी हैं, हम एक व्यापार भी करते हैं अच्छे तरह से, इतने सक्षम जरूर हैं कि आपकी कोई भी आर्थिक सहायता की जरूरत होगी, बेहिचक बोलेंगे, हम आपको सहयोग करेंगे, लेकिन ईमानदारी से काम करें, यही आपसे हम आशा उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई, हम सबों के आदर्श गार्जियन माननीय जगदीश यादव जी एक बात रखे कि हम बच्चों को केवल सम्मानित तो करते हैं, लेकिन उसको कुछ उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, उसके तैयारी में, उसके शिक्षण संस्थान में हम एक सहयोग नहीं कर पाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम उसे एक बड़ा हॉल या हॉस्टल, हम ऐसा शिक्षण संस्थान बना के दे जहां तैयारी करें बच्चे, हमारे समाज के जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय हैं, जो उतनी अपना नहीं जुटा पा रहे हैं यहाँ जाकर तैयारी करने के लिए, उसके लिए तैयारी के लिए आदरणीय हमारे बड़े भाई देवेंद्र यादव जी को एक निवेदन किए हैं। हम आशा करते हैं कि बड़े भाई देवेंद्र जी अगर वो ऐसा जगह उपलब्ध कराते हैं और उसमें वहाँ भवन या हॉस्टल बनाने की बात आती है, तो निश्चित तौर पर जो भी बड़े भाई का आदेश होगा, मैं उसका आर्थिक रूप से मदद करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, चूंकि ये मंच भाषण देने का नहीं है, चूंकि हमें खुशी है इस बात की, देश के सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विस में हमारे बच्चे आए हैं, लेकिन इसकी संख्या कभी हमारी संख्या ज्यादा थी, कभी इससे भी कम थी। आज क्यों कम हुई, इस पर भी हमें अध्ययन करने के, बच्चों को तैयारी के लिए निश्चित तौर पर हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि जो बच्चे आए हैं तैयार, जो कंप्लीट किए हैं, वो कुछ ऐसा मार्गदर्शन दे, चूंकि कुछ बच्चे पहले से भी अपने विचार रख रहे थे, जो तैयारी कर रहे हैं उसे भी मार्गदर्शन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से हम समाज की तरफ से जो आपको पगड़ी पहनाई गई है उसकी लाज रखें। जय यादव, जय माधव। हमारे आज के गेस्ट हैं जेके यादव जी, सीबीएसई बोर्ड के हैं, वो आए और अपनी बात रखें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, हमारे
इस वर्ष यूपीएससी की परीक्षा में चयनित बच्चों, कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जैसा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने देखा, काफ़ी सारे हमारे जो बच्चे हैं जो अगली परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं और परीक्षा के दौरान, तैयारी के दौरान उनको क्या बाधाएं आ रही हैं, अपने अनुभव साझा किए। उसके बाद हमारे चयनित बच्चों ने भी आप लोगों को गाइडेंस दिया, आपको मोटिवेशन दिया। सभी ने जो इम्पोर्टेंट एक बात बताई है कि आपको तैयारी के दौरान कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हिम्मत हार के बैठ गए कुछ भी नहीं मिलेगा। कोशिश करते रहेंगे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम से हमारे तैयारी में लगे हुए बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और अगले वर्षों में अधिक से अधिक संख्या में हमारे समाज से बच्चे चयनित होकर आएंगे। इसके साथ साथ जो इस वर्ष चयनित होकर अखिल भारतीय सेवाओं में ज्वाइन करेंगे, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि जिस मेहनत से आपने तैयारी करके परीक्षा में मुकाम हासिल किया है, मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने सेवा काल में भी उसी मेहनत से कार्य करेंगे और किसी भी स्तर पर यह कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि ये तो आरक्षण से आ गए हैं। हो सकता है आपने उसका फायदा ना लिया हो, लेकिन बाहर समाज में आपकी कमियों को बहुत जल्दी नोटिस किया जाता है, अच्छाइयों को लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आप ऐसा कोशिश करें, अपना प्रयास करें कि किसी भी तरह की सेवा काल के दौरान किसी भी पद पर आप रहें, किसी भी क्षेत्र में आप रहें, कभी भी ये कहने का मौका ना मिले कि आरक्षण के फायदा उठाकर इस पद पर आ गए हैं। उन्हें सभी नए चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और हमारी तैयारी में लगे हुए बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगले वर्ष अधिक से अधिक संख्या में बच्चे उपस्थित हों। धन्यवाद। युवाओं की धड़कन, दिल्ली की शान, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भाई से चाहूंगा वो आए और अपनी बात जोरदार करेंगे। और वो नेता कहा तुम्हारे भाई ज्यादा है। मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि इनके लिए कुछ ऐसा करें हम मिलके कि दिल्ली से एक ऐसा मैसेज आए पूरे देश में कि दिल्ली का और यहाँ एनसीआर का, उसमें कोताही नहीं बरतेंगे हम। गाजियाबाद के लिए, अलवर के लिए भी, अलवर भी हमारे साथ खड़ा है। हरियाणा में जहां मैं काम कर रहा हूँ, ये नागल, चौधरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सब साथियों के लिए हम ऐसा मैसेज देके भेजे। इस बात के अलावा आने वाले समय में इन बच्चों के लिए हम आने वाले समय में इतिहास लिखे। उसकी बात जो हमने भाई देवेंद्र से प्रार्थना की, उन्होंने स्वीकार किया। तालियां बजाकर स्वागत करें। और उसमें सहयोग के रूप में भाई यूपी राव जी, जिनका हमारे से और देवेंद्र से भी आगे मन था इस काम में, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इन बच्चों की एक टीचिंग में सहायता करके इसको मुकाम पर पहुंचाऊंगा। अब मैं निवेदन कर रहा हूं देवेंद्र यादव जी से, वो आए और आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद भाई साहब। सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित हमारे बहुत ही होनहार समाज का जिन्होंने नाम रोशन किया,
अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया और इस समाज का नाम रोशन करने का जिन्होंने काम किया, मैं उनको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। मुझे पूरा विश्वास है आपकी जो बातें आप लोगों ने यहाँ पर शेयर की, उससे हमारे बहुत से युवा साथी, बहुत से पेरेंट्स निश्चित ही मोटिवेट हुए हैं। मैं हर बार भाई साहब से निवेदन करता रहता था जब भी, क्योंकि हर साल का ये आयोजन रहता है, हर साल आप हमारे समाज के गौरव को सम्मानित करने का काम करते हैं। मेरी हमेशा ये चिंता रहती थी कि हम हमारे बच्चे जो यहाँ आते हैं उनका एक दिन का स्वागत, धन्यवाद, मुबारकबाद, उनकी बात सुन के उनको विदा कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी जो हमेशा महसूस करता था कि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा होने चाहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माताएं होनी चाहिए, बहनें होनी चाहिए। उसमें एक थोड़ी सी आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट उसमें है। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित ही उनको एक अच्छी गाइडेंस मिली है और आगे भी आदरणीय जगदीश यादव जी इस बात का पीड़ा उठाते हैं, उसको पूरा करना इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छी तरह से इनको आता है। तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम आप हर बार आयोजित करते हैं और हर बार ये सुंदर होता जा रहा है। लेकिन एक कमी भी हमेशा जो चिंता रहती थी कि हमारे बच्चे हर साल फिर एक बार बढ़ने के बाद दोबारा से वो घटने शुरू हो गए। यूपीएससी में हमारे बच्चे जितनी हमारी आबादी है, जितना हमारा टैलेंट है, जितना हमारा योग्यता है, उसके हिसाब से नहीं आ पा रहे। ये चिंता निश्चित ही हम सबको परेशान करती है और अक्सर हम इसके ऊपर जब चर्चा करते थे तो ये बात भी आती थी कि किस तरीके से हम इस समाज को अपना योगदान दे सकें, किस तरीके से हम बच्चों को फैसिलिटेट कर सकें जो वाकई में जिनको लगन है, जिनको करना है। क्योंकि एक बात जरूर मैं महसूस करता हूँ कि आजकल ये बात तो सही है कि बहुत से ऐसे लगनशील और जिनके मन में ये ठान लेते हैं कि हमें कुछ जिंदगी में अचीव करना है, जिसका बहुत छोटा सा एक नमूना यहाँ पर आया। हम सब एक बात अच्छी तरीके से समझ गए कि कोई चीज जब कोई किसी चीज को ठान लेता है, सच्ची ईमानदारी के साथ उसको परस्यू करता है, तो उसको हासिल करने में कोई चीज आड़े नहीं आ सकती, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे गाइडेंस हो। जिसने निष्ठा से, जिसने ईमानदारी के साथ किसी चीज को हासिल करने की कोशिश की है, उसको वो हासिल हुआ है। लेकिन सही बात है, बड़े हैं, बड़े समाज में तब बनते हैं, हम आज यहाँ मंच तो शेयर करते हैं, लेकिन बड़ा तभी कहलाएंगे जब कुछ ना कुछ योगदान हम भी सब मिलकर बच्चों के लिए समाज को दे सकते। अच्छी बात है, चिंता हुई है, कुछ रास्ते भी आगे निकलेंगे और जो जिम्मेदारी भाई साहब हमें देंगे वो तो होगी, उससे आगे भी चलकर जो हम कर सकते हैं करेंगे। मेरा थोड़ा सा आपको मालूम है और आप बड़े भाई हैं, आपको सारी जिम्मेदारी चाबी आपको दे रखी है। तो ये इकट्ठा करना मैं इन बच्चों से खास तौर पे, क्योंकि एक बात जो आप लोगों के बातों से भी निकल के आई है वो ये है कि एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। समय पे यदि बच्चों को गाइडेंस मिल जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि ये आज का समारोह ना करके भाई साहब आप ही इसकी जिम्मेदारी लीजिए कि दोबारा से जो हमारे पहले भी बच्चे पास हुए हैं उसको उनको इकट्ठा करिए और जो एस्पायरेंट्स उनके साथ अगर एक प्रोग्राम जरूर नहीं वो इंटरेक्टिव हो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद खाना वो तो हो सकता है,
थोड़ा लंबे समय का समय रखिए, अच्छी जगह पे बैठे, जो एस्पायरेंट्स हैं उनको सीख सकें, जान सकें कहाँ से कौन सी चीज़ जो रिसोर्सेज है वो कहाँ पर अवेलेबल हैं, कैसे उनको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है, उसके बारे में चिंता करेंगे तो निश्चित ही एक अच्छा आने वाले समय में और अच्छे रिजल्ट्स हम दे पाएंगे। ये बात तो तय है कि जिसने कोशिश की है उसको कामयाबी मिली है, जिसने ईमानदारी से किसी चीज़ के पीछे पड़ा है तो वो हासिल कर पाया है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि हम यथासंभव अपनी जहाँ इन समाज को आगे ले जाने में अपना योगदान दे सके, सिर्फ चिंता करके घर ना जाएं, चिंता करने के बाद दोबारा मिले, तिबारा मिले, चौथी बार मिले, पांचवी बार मिले, और जब तक उस समस्या का सोल्यूशन ना मिल पाए हमें उस समस्या का सोल्यूशन निकाल कर रहना चाहिए। तो मैं भाई साहब को और हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, जो एस्पायरेंट्स हैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित ही यहाँ से सीख के जाएंगे। बच्चों के साथ आपका लगातार इंटरेक्शन बना रहे, इनसे नंबर लीजिए, इनसे गाइडेंस लीजिए। इस पूरे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि एस्पायरेंट्स को प्लेटफॉर्म मिल जाए, एस्पायरेंट्स को गाइडेंस के लिए रिसोर्सेज मिल जाए, और इससे बढ़िया रिसोर्स कोई नहीं हो सकता जहाँ स्वयं हमारे बच्चे जो उत्तीर्ण होकर आए हैं वो आपके साथ बैठे हुए। तो आप भी थोड़ी सी लिबर्टी इनको दीजिएगा कि आपसे बात कर सकें, आपसे इंटरेक्ट कर सकें, और आपकी गाइडेंस जहाँ इनको ज़रूरत हो तो उनके लिए आप भी 2 कदम आगे बढ़ के अगर इनकी मदद कर पाएंगे तो निश्चित ही इस प्रोग्राम की सफलता उसके अंदर निहित है। मैं आप सबका बहुत बहुत की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब हम आएंगे तो जो बातें भी यहाँ पर हुई है, जो भाई साहब ने जिम्मेदारी कही है, उसके ऊपर हम करेंगे कि बच्चों की दादा बढ़ेगी। हाँ, दादा तो बढ़े बढ़ेगी। जब हम मैंने कहा कि जब हम परेशानी दिक्कत क्या है, जब तक दिक्कत नहीं समझेंगे तब तक उसका हल नहीं निकल सकता। और दिक्कत इन लोगों ने आज बहुत अच्छे शब्दों में बातें रखी हैं। जो समस्याएं आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, कहाँ से रिसोर्सेज मिल सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल हैं, आज ये छोटी चर्चा में ही चीज़ें आई हैं। लेकिन इन्हीं के साथ अगर लंबा चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो जो समस्याएं हैं उनका हल हम निकालेंगे और आने वाले समय में निश्चित ही हमारा ये मतलब बढ़ेगा। इससे पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अगले कड़ी में वीपी राव जी को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। आज भी संघर्ष चल रहा है आरक्षण का, उसमें राव साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जो हायर एजुकेशन और किसी भी जगह में ओबीसी लागू करवाने में भी इनका बहुत बहुत योगदान रहा है। समाज इनका ऋणी है। वीपी राव। सभी यदुश्रेष्ठों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दिया इस मंच पर आने का। जिन बच्चों का चयन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं उनको मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ, और इस पूरे समाज का आशीर्वाद उनके साथ है, उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। कहने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये मंच इन बच्चों को बहुत समय नहीं दे पाएगा इस वक्त, क्योंकि संध्या का वक्त हो गया, खाने की तैयारी चल रही है, लोग जाना भी चाहते हैं। तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर लेता हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। काफ़ी लोगों को मालूम है, कुछ को मालूम नहीं है, मालूम होना बहुत ज़रूरी है। मंडल कमीशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और आपको पता होगा कि मंडल कमीशन कब बना, कब लागू हुआ, क्या तकलीफें हुई, किन लोगों ने वहाँ आगे बढ़कर के परेशानी झेली, और कैसे हमें उसका फायदा होना था जो पूरा नहीं हुआ। मैं पूरे बात बता नहीं पाऊंगा, कुछ मोटी बातें कहता हूँ, क्योंकि एक साथी ने जिक्र किया कि किसी महानुभाव ने, महापुरुष ने काम शुरू किया था। वो आदरणीय श्री शरद यादव जी थे, जो हमारे भारत सरकार में मंत्री थे। उन्होंने मंडल कमीशन लागू करवाया था।
प्राइवेट सेक्रेटरी था, मैंने उनका जीना दूभर कर दिया था कि जब तक मंडल कमीशन नहीं लगेगा तब तक मुझे आराम नहीं मिलेगा। कैबिनेट की मीटिंग में जब भी वो जाते थे, मैं उनको हमेशा ब्रीफ करता था और एक छोटा सी पर्ची बना के उनकी जेब में रखता था, सर इस बार जरूर रखिएगा, सर इस बार जरूर रखिएगा। इस तरह से करके रामविलास पासवान जी और उनके और साथियों से बात करके मंडल कमीशन को लागू किया गया। अन्यथा मोरारजी भाई के टाइम में जो कमीशन बना, रिपोर्ट आई, वो ठंडे बस्ते में पड़ी थी और पड़ी ही रहती। लेकिन लागू होने के बाद जो तरीका मैं चाहता था, शायद राजनीति को मंजूर नहीं था। राजनीति की अपने कुछ मजबूरियां होती हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, काफ़ी लोगों ने झेली, शर्जीफ ने झेली, मैंने भी झेली, मेरे साथियों ने भी झेली। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मंडल कमीशन को लागू करने में जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज पास्ट। भविष्य में ये डायलूट ना हो, उसके लिए पूरे ओबीसी की जातियों को, सभी साथियों को ध्यान रखना है, बच्चों को तैयार करना है एग्जाम के लिए। बिहार से बहुत बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा, आईएएस में, आईपीएस में, इनकम टैक्स में, कस्टम में, रेलवे में, जो टॉप की सर्विसेज में हैं, मैक्सिमम बिहार के हैं। उनके अपने कोचिंग सेंटर हैं, उनके अपने साथी हैं, उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। यह सही है कि इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन सारा सही है ये जरूरी नहीं है। जो इंटरनेट पे आपको मिलता है वो सारा सही हो, ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैंने देखी यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, लेक्चर्स भी सुने, पढ़े भी, और मैंने कहा ये गलत है। तो सारा उस पर डिपेंड मत करना, तैयारी करो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आईएएस सब कुछ नहीं है, बहुत सी सेवाएं और हैं, उस पर जाया जा सकता है। अच्छा अध्यापक जो है समाज के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा अध्यापक होना, अच्छा इंजीनियर होना, अच्छा साइंटिस्ट होना, ये बहुत जरूरी है। और एक साथ ये भी BTW वाले कहेंगे, BTW वाले बिट्टू भाई जी, जो भाई हाँ यादव साहब कह गए थे, अच्छे व्यापारी भी बहुत जरूरी है। इसलिए जहाँ भी हैं, जैसे हैं, आप मेहनत करो। एक ही फार्मूला है, मनसा वाचा कर्मणा। सोचो उस दिशा में, रोज मनन करो और उसके बाद कर्म करो। मात्र सोचने से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपका समय और ज़्यादा नहीं लूँगा। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, और आप समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करेंगे, ऐसी पूरा समाज आपसे उम्मीद करता है। जय हिंद, जय भारत।